आवर चैनल। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक नया चैप्टर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। ठीक है, जो कि सेकेंड ईयर के डिप्लोमा सेकेंड ईयर में है और बी फॉर्म 5th सेमेस्टर में आप इसको पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें जानना क्या है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कोई भी चीज़ बनती है तो बनती क्यों है, ठीक है, या कोई चीज़ बनाई जाती है तो क्यों बनाई जाती है, या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो क्यों पड़ती है। तो जैसे ही ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का सरकार को ज़रूरत क्यों पड़ी। सरकार को ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि आम जनता को, आम पब्लिक को एक अच्छी दवा फेयर प्राइस में मिले और उसमें मिलावट ना हो, वो चाहे कॉस्मेटिक से रिलेटेड हो चाहे ड्रग्स से रिलेटेड हो। इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशन लाए गए। आइए यहाँ पे कुछ डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या लिखा है। अगर आप इंट्रोडक्शन या ऑब्जेक्टिव की बात करें, ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, इंट्रोडक्शन मीन्स होता है किसी के बारे में कुछ बताना। तो इंट्रोडक्शन की अगर बात करें, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट सबसे पहले आपका 1940 में आया और इसके रूल्स जो आए 1945 में आए। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन में अगर आपको बोला जाए कि डिफाइन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट या ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो आपको केवल इतना बताना है कि इसके लाने के बाद क्या क्या चीजें इंडिया के अंदर कंट्रोल की गई। तो इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे द मेन एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसका मेन उद्देश्य ये था 1940 एक्ट एंड रूल्स 1945 इज टू मेंटेन द इम्पोर्ट को मेंटेन करना। ठीक है, दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, इन सब चीजों को, मैन्युफैक्चरिंग को, डिस्ट्रीब्यूशन को, इम्पोर्ट को और सेल को, ड्रग एंड कॉस्मेटिक को के, ठीक है, मेंटेन करने के लिए ये एक्ट लाया गया 1940 में। आगे देखिए, कंटिन्यूअस यूज ऑफ द कॉस्मेटिक इन द लग्जरी आइटम प्रूफ इज नीड टू कंट्रोल द कॉस्मेटिक्स। जो जितने भी जैसे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं लग्जरी आइटम। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा पहले क्या होता था, मिलावट होता था, एडल्ट्रेशन होता था। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे एडल्ट्रेशन क्या होता है। तो उसी सब को रोकने के लिए कि एक फेयर ड्रग्स या फेयर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स हम लोग तक पहुंचे, सरकार की ये कोशिश थी, ये मंशा थी, उसी लिए ये रूल लाया गया। ठीक है, एक चीज मैं और आपको यहाँ पे नोट कर दूं कि दिस एक्ट वेरीफाइज दैट द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, डिस्ट्रीब्यूट एंड सोल्ड बाय ओनली द क्वालिफाइड पर्सन हैविंग ए लाइसेंस फॉर द दिस पर्पज। मतलब ये जो एक्ट है इसने ये बोला कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स को वही सेल और डिस्ट्रीब्यूट, इंपोर्ट और सारी चीजें कर सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है जिसके पास पहली बात जो क्वालिफाइड हो और जिसके पास एक पर्टिकुलर लाइसेंस हो DNC का, वही इन सब चीजों में इन्वॉल्व हो सकता है। अदर कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये पहली शर्त थी इसकी। और दूसरी बात अगर बात करें, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल अथॉरिटीज आर आल्सो रिकॉग्नाइज्ड टू द कंट्रोल द एक्शन। अच्छा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी अधिकार होता है, वो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की अपनी अपनी अथॉरिटीज होती हैं और दोनों मिलके इस चीज को इंपोर्ट, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। ठीक है, ताकि आम पब्लिक को, आम जनता को, आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आगे नोट में एक चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। नोट का मतलब क्या है कि कोई चीज हाईलाइट करके आपको बताई गई। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स की अगर बात करें होल सिलेबस में, तो आपको इसमें बार बार ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स आ रहा है, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स के रिलेटेड आ रहा है। लेकिन एक चीज और आप याद रखिए, ये एक्ट ये भी प्रोवाइड करता है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चर, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी होम्योपैथिक ड्रग, इस पे भी इसको कंट्रोल करता है। ठीक है, मतलब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आयुर्वेदिक, सिद्धा और यूनानी और होम्योपैथिक जितनी भी मेडिसिन है उनकी भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इस पे भी कंट्रोल करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल एलोपैथ को ही रोकता है। तो इसलिए यहाँ पे नोट लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे तो द मेजर अमेंडमेंट मतलब होता है अध्यादेश, शायद मे बी आप देख लीजिएगा।
या कोई उसमें परिवर्तन किया जाए, ये भी कह सकते हैं। द मेजर अमेंडमेंट वाज मेड इन 1982। जो मेजर अमेंडमेंट था वो 1982 में बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या था कि शेड्यूल ई, आई और एल इनको एलिमिनेट कर दिया गया, निकाल दिया गया, ठीक है। शेड्यूल्स के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें कि, और अच्छी ट्रिक्स के साथ डिस्कस करेंगे ताकि आपको शेड्यूल्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 1982 में शेड्यूल ई, आई, एल को निकाल दिया गया या एलिमिनेट कर दिया गया, ठीक है। जबकि शेड्यूल जी एंड एच को जोड़ा गया, ठीक है। कुछ उसमें परिवर्तन करने के बाद एक्सपेंड किया गया और शेड्यूल एक्स को भी ऐड किया गया। ये आप याद, शेड्यूल एक्स में वो ड्रग्स आते हैं जिनको नारकोटिक्स ड्रग्स हम कहते हैं, साइकोट्रोपिक्स एंड नारकोटिक्स ड्रग्स, ठीक है। और सच एम एंड वाई शेड्यूल एस्टेब्लिश इन 1988, ये भी आप याद रखिएगा, एम और वाई शेड्यूल 1988 में एस्टेब्लिश किया गया। यहां पे आपको 2-3 चीजें याद रखनी है कि 1982 में ई आई एल को, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं ई एल आई को एलिमिनेट किया गया। एलिमिनेट का मतलब होता है निकालना किसी चीज को, ठीक है। उसके बाद शेड्यूल एक्स को ऐड किया गया। शेड्यूल एक्स वो ड्रग्स होती हैं जो मतलब साइकोट्रोपिक सब्सटेंस होते हैं, नारकोटिक्स ड्रग्स होती हैं। और शेड्यूल जी एंड एच को एक्सपैंड किया गया, ठीक है। शेड्यूल एच में और जी में वो ड्रग्स आती हैं जो विदाउट आरएमपी पे ना मिले, मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के अलावा ना मिले, ठीक है, उनके बिना प्रिस्क्रिप्शन के ना मिले। उसके बाद कुछ चीजें और हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे सम इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ डी एंड सी, ये आप हमेशा याद रखिएगा। इस चैप्टर से मैं आपको बताऊं, पिछले साल 2020 में, इसी साल, ठीक है, जो साल बीत गया, सितंबर में पेपर हुआ था और इससे कम से कम 40 से 45 क्वेश्चन आए थे। तो ये चैप्टर काफी बड़ा भी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको ये तो अंदाजा लग गया होगा कि इस चैप्टर की क्या अहमियत है डिप्लोमा और फार्मेसी में और बी फार्म में। और बी फार्म में भी अभी मैं आपको पेपर दिखाऊं तो उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हर साल ही, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म है या डेफिनेशन है, उसको भी आपको याद रखना है। जैसे ड्रग्स है, ड्रग की डिफिनेशन आपको पता होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ज्यूरिस। अपने मन वाली डिफिनेशन अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ज्यूरिस में तब दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद अडल्ट्रेट ड्रग कौन सी होती है, स्पूरियस ड्रग्स कौन सी होती हैं, मिस ब्रांडेड ड्रग कौन सी होती हैं, कुछ चीजें हम आपको बता देंगे ऐसे जनरल वे में, आप देख लीजिएगा बाकी चीजें बुक से। जैसे ड्रग्स, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल्स जिसको हम इंटरनली या एक्सटर्नली यूज करते हैं फॉर द डायग्नोसिस, प्रिवेंशन, मिटिगेशन ऑफ एनी डिजीज, ठीक है, उसको हम ड्रग बोलते हैं। वो चाहे ह्यूमन बीइंग पे यूज करें चाहे एनिमल्स पे। तो ये ड्रग की डिफिनेशन हो गई, आप इसको याद रखिएगा और बुक से भी पढ़ लीजिएगा टिक टू आप, क्योंकि आपको एग्जाम में सेम टू सेम जैसे ही ज्यूरिस के बुक में या फिर जो टीचर ने आपको पढ़ाया होगा उसकी नोट्स होगी, उसको आपको ये हमेशा ये 3-4 चीजें जो यहाँ पे लिखी हैं, ड्रग्स, अडल्ट्रेट ड्रग्स और स्पूरियस ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, ये आपको हमेशा हर बार एग्जाम में पूछा ही जाना है। इसको आप 100% रख लीजिए। एडल्ट्रेट ड्रग का, एडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को मिलावट करना। एडल्ट्रेट ड्रग का मतलब है कि कोई चीज उसमें मिला दी गई है, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। स्पूरियस ड्रग्स क्या होती हैं? स्पूरियस ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जिनकी पैकिंग, जैसे मान लीजिए पैरासीटामोल और मेगा सीबी 650 दो ड्रग्स थी, ठीक है, और दोनों सफेद कलर की थी। और जहां पे हमने पैकिंग किया इसका, तो जब हम इसको फाइनल प्रोडक्ट मतलब नेमिंग के लिए भेजे, वहां पे दिक्कत हो गई, वो समझ नहीं पाया और एक का जो मेगा सीबी था उस पर पैरासीटामोल लिख दिया गया, नेम चेंज हो गया, ठीक है। तो जिस पर्पज के लिए हम खा रहे हैं, मान लीजिए मुझे स्टमक में पेन हो रहा है या फिर मैं सोच रहा हूं कि हमारा ये बैक्टीरिया वायरस से रिलेटेड जो डिजीज है उसको, क्योंकि मेगा सीबी 650 एंटीबायोटिक्स है, उसको किल कर दे, और हम ले रहे हैं कि एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को मारने के लिए, और वो समस्या क्या कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स है 650 डोलो 650 या पैरासीटामोल, तो उस समय प्रॉब्लम होगी। तो ये समस्या सबसे ज्यादा आती है स्पूरियस ड्रग्स में, ठीक है। बाकी मिस ब्रांडेड ड्रग्स कौन सी ड्रग्स होती हैं? मिस ब्रांडेड ड्रग्स में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती। दिक्कत ये है कि उसमें उसकी थेरापेटिक एफिकेसी 100% होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन समस्या क्या होता है कि उसमें क्या है, उसकी स्पेलिंग में डिफरेंट होगा, रैपर पे आप देखेंगे, या डबल इम्प्रेशन आ गया, वो भी समस्या है, या फिर कोटिंग के दौरान जब हम टैबलेट्स को कोट कर रहे हैं, ठीक है, कलरिंग उस पर कर रहे हैं, तो कहीं पे ज्यादा हो जा रहा है, कहीं पे कम हो जा रहा है, तो ये सारी समस्या है। आप इसको जरूर बुक से पढ़ लीजिएगा, ये 4 डेफिनेशन 110% आपके मेन एग्जाम में पूछी जाएंगी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद इसमें आपको पढ़ना है डीआई के बारे में, डीआई ड्रग इंस्पेक्टर। आज हम डिस्कस नहीं करेंगे डीआई के बारे में, अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज केवल आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। डीआई या ड्रग इंस्पेक्टर की बात करें तो जो यूनानी और सिद्धा वाले ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, ठीक है, या आयुर्वेदिक जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो 33G के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं। उनकी नियुक्ति या अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो डीआई होते हैं, ड्रग एंड अदर देन ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स, जैसे जो एलोपैथिक के डॉक्टर डीआई होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, वो किस सेक्शन के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, तो 21 सेक्शन के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, 21 सेक्शन के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना। उनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है या फिर स्टेट गवर्नमेंट करता है, तो ये दोनों आपको याद रखना है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट एनालिस्ट, ठीक है। जब डीआई कहीं पे छापा मारता है, रेड मारता है किसी भी मेडिकल स्टोर पे, कहीं मैन्युफैक्चरिंग में, तो क्या होता है कि वो सैंपल कलेक्ट करता है और गवर्नमेंट एनालिस्ट को देता है, गवर्नमेंट एनालिस्ट उसकी जांच करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट अगर पूछा जाए, जो आयुर्वेदिक 3F सेक्शन के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, जो आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा वाले होते हैं वो 33F के अंतर्गत गवर्नमेंट एनालिस्ट नियुक्त किए जाते हैं। और जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स वाले होते हैं एनालिस्ट, ठीक है, वो 20 सेक्शन के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डीआई के बारे में और गवर्नमेंट एनालिस्ट के बारे में और भी जो चीजें होंगी उस पर डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और वीडियो बनाने में, और आपकी पढ़ाई में ये चैनल हेल्प कर सके। थैंक यू।